नो, अभी नहीं कवर हुआ अभी तक। नो मैम, somebody saying no मैम। ओके, लास्ट टाइम आप लोग मुझे बता रहे थे कि सर आपके सर ने फ्लाईव्हील डायमेंशन से रिलेटेड स्ट्रेसेस वगैरह कुछ बता दिए थे। तो अभी तक जितने लेक्चर्स हुए होंगे अप टू फ्राइडे, उसमें तो ये डिस्कस हो गया होगा। मैं अभी सिर्फ टर्निंग मूवमेंट डायग्राम ही हुआ है, आज ही खत्म हुआ है वो। अच्छा, हाँ टर्निंग मूवमेंट जी, डायग्राम आज ही खत्म हुआ है। हाँ जी, आज ही खत्म हुआ है। ओके, तो फिर क्या डिस्कस करेंगे आज हम? टर्निंग मूवमेंट डायग्राम तो हमने ऑलरेडी 2 क्वेश्चंस कर लिए उसके बेसिस पे। चलो एक काम करते हैं, सिंस आपका टर्निंग मूवमेंट डायग्राम तो हो गया, तो वी कैन डू क्वेश्चंस ऑन रिविटिंग। ठीक है, सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। we'll do question number 4 and question number 6. ठीक है, so this is based on punching, riveting, एंड सिंस आपने फ्लाई व्हील पढ़ लिया है, तो इन केस ऑफ पंचिंग अगेन जो भी आपका फ्लाई व्हील का फंक्शन रहता है, सेम उसकी एप्लीकेशन आपने इंजन में पढ़ ली है। विल डू द सेम थिंग फॉर पंचिंग, कि पंचिंग के केस में हाउ इट विल एक्ट। ठीक है, एक पंचिंग में फ्लाई व्हील का रिक्वायरमेंट कैसे रहेगा कि लीजिए आपको मोटर की तरफ से कोई पावर अवेलेबल है। ठीक है, सम पावर इज अवेलेबल टू यू बाय द मोटर एंड दैट पावर इज नॉट सफिशिएंट इनफ फॉर द पंचिंग। सो जो पंचिंग के लिए जो आपको एनर्जी मिलेगी, ठीक है, वो एक्स्ट्रा एनर्जी दैट वुड बी गिवन बाय योर फ्लाई व्हील। सो अगर आपके पास आपको एनर्जी ज़्यादा चाहिए शेयर करने के लिए, you want sharing energy more for riveting purpose। रिवेटिंग में होता क्या है, मान लीजिए आपके पास एक स्लैब है, स्लैब में आप कुछ एक होल आप प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। तो इन दैट केस आप बेसिकली जो मशीन आपकी जो पंचिंग मशीन होगी, वो क्या पंच करेगी, वो बेसिकली आपके थिकनेस को पंच करेगी। ठीक है, तो उतना वो एक पंचिंग मशीन का डिस्टेंस फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पॉइंट्स टू दी स्लैब तक पहुंचने तक, देन थिकनेस, एंड देन वो जो है वापस बैकवर्ड मूव करेगी। सो एक पंचिंग मशीन आपके कैसे ऑपरेशन करती है, एक होता है अपवर्ड स्ट्रोक एंड एक डाउनवर्ड स्ट्रोक। जैसे आपका पिस्टन मूव करता था अपवर्ड एंड डाउनवर्ड एक वर्टिकल इंजन में, तो सिमिलरली आपका पंचिंग मशीन होगी जिसमें अपवर्ड एंड डाउनवर्ड स्ट्रोक होगा। सो जो आपका डाउनवर्ड स्ट्रोक होगा, जब पंचिंग मशीन नीचे आ रही है, क्या कर रही है, पंच कर रही है स्लैब को एंड वापस ऊपर जा रही है, ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो ड्यूरिंग दैट टाइम वो उसका नीचे आना, पंच करना एंड वापस ऊपर जाना, इस पूरे ड्यूरेशन में जो मोटर उसको पावर देती है, एट टाइम्स ये होता है कि द पावर इज नॉट सफिशिएंट इनफ फॉर द पंचिंग। सो रेस्ट ऑफ द पावर आपको कहाँ से मिलती है, द रेस्ट ऑफ द पावर इज प्रोवाइडेड बाय द फ्लाई व्हील। सो वो फ्लाई व्हील जो होती है वो पावर प्रोवाइड करती है। तो आपको नॉर्मली इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या दिया गया होगा कि एक पंचिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए व्हाट इज द एनर्जी इज गिवन टू यू, व्हाट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डूइंग द पंचिंग। आपको एक किसी भी होल को पंच करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, एनर्जी क्यों चाहिए, क्योंकि आपको शेयरिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है टू डू द पंच। ठीक है, सो वो शेयरिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आपको जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, आपने जो मोटर लगाई है वो आपको कितना पावर दे रही है, कितनी एनर्जी वो दे रही है, जो बची हुई एनर्जी है वो कहाँ से मिल रही है, वो फ्लाई व्हील से मिल रही है। सो वो फ्लाई व्हील आपको देगा। तो इसी के बेसिस पे जैसे क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 से पहले लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखिए, अ कांस्टेंट टॉर्क of motor of 2.5 kilowatt drives a riveting machine, right? The mass of the rotating part include the flywheel is 125 kg and the radius of gyration is 700 mm. One riveting operation absorbs 10 kilojoule energy and takes 1 second. So this is the energy which is required for riveting of one
वन ऑपरेशन, यानी कि एक होल को रिवेट करने के लिए जो आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है दैट इज 10 किलो जूल एनर्जी, एंड द टाइम टेकन इज 1 सेकेंड. So the speed of the flywheel before riveting is 240 rpm. और क्लास हम लोगों ने टर्निंग मोमेंट डायग्राम डिस्कस किया क्या? नो मैम. तो वो तो बता दो कि हमने टर्निंग मोमेंट डायग्राम नहीं डिस्कस किया. मैम अभी आपने क्वेश्चंस नहीं कराया क्लास में सर. नहीं कराया है ना, तो हम लोगों ने टर्निंग मोमेंट ट्यूटोरियल 2 हमने डिस्कस ही नहीं किया है. अच्छा, आप लोगों का तो वो ट्यूटोरियल था जिसमें शायद लास्ट क्लास में आप लोगों का ट्यूटोरियल 1 ही डिस्कस हुआ था, 5th and 6th क्वेश्चन, है ना? ठीक है, सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट. ओके, डू यू नीड एनी ओवरव्यू ऑफ टर्निंग मोमेंट डायग्राम, और ध्यान है? चलिए देखिए, दिस इज द टर्निंग मोमेंट डायग्राम. So what is given to us is that this is the turning moment of the crankshaft, and the formula that we have already discussed in the tutorial 1, that T is equals to Fp, where Fp is the piston effort into radius of crank, sin theta plus sin of 2 theta upon 2 under root n square minus sin square of theta, wherein n is L by R ratio. So in the turning moment diagram, this is the diagram between your turning moment and the crank angle. So this is the diagram between your turning moment, which is on the vertical axis, and your crank angle, which is varying in this diagram from 0 to 360 degree, right? So the area which this turning moment diagram gives, this is what the work done per revolution. So जो भी वर्क डन पर रेवोल्यूशन होगा वो एक ये एरिया देगा. हाउ टू डिटरमाइन दिस एरिया? आप क्या कर सकते हैं, एक बहुत ही सिंपल वे होता है आप इस एरिया को निकालने का, कि आप इसको छोटे छोटे डिविजन्स में मान लीजिए एंड यू कैन इंटीग्रेट इट, ठीक है? या फिर आप कुछ ऐसी डायमेंशंस में, जैसे रेक्टेंगल के फॉर्म में या ट्रायंगल्स के फॉर्म में इसको डिवाइड कर लीजिए, तब आप कैलकुलेट कर सकते हैं. या एक सिंपलेस्ट मेथड इज दैट कि आपका जो टॉर्क है दैट इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू टी मैक्सिमम. सो इसका मतलब क्या है, देयर वुड बी अ मीन टॉर्क, ठीक है? सो ये मीन टॉर्क जो होगा, वो ये मीन टॉर्क इज जो भी एरिया अंडर दिस मीन टॉर्क होगा, दैट वुड बी द कंप्लीट एरिया ऑफ दिस टर्निंग मोमेंट डायग्राम. सो इसीलिए अगर हमें वर्क डन पर रेवोल्यूशन निकालना हो तो हम उसको टी मीन के थ्रू भी निकाल सकते हैं. कैसे? दिस टी मीन, दिस अगर हम ये देखें, दिस 0, या फिर आप ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस ए, कैपिटल ए, एफ एंड ई, दिस ट्रायंगल में का जो एरिया होगा दैट वुड बी टी मीन इनटू में व्हाटएवर द एंगल इज. तो 0 से 360 वेरी कर रहा है, सो टी मीन इनटू में 360 डिग्री, एंड वी कैन कन्वर्ट दिस डिग्री इनटू रेडियन. वी हैव टू कन्वर्ट दिस डिग्री इनटू रेडियन. सो दिस 360 इनटू पाई बाय 180, सो दैट विल गिव यू द होल एरिया ऑफ दिस डायग्राम. सो टी मीन इनटू में थीटा, दैट विल गिव यू, where theta is in radian, that will give you the work done per revolution for this particular diagram. So when the turning moment is positive, so the engine torque, that means whatever the engine torque is, that is more than the main torque, which is represented by B and this C point. So यहाँ पर क्या है कि जो आपका जो भी इंजन का टॉर्क है that is more than T mean है, और अगर आप CD पॉइंट पे देखें तो जो T mean से लेस है, ये नीचे जा रहा है ये ग्राफ, ठीक है? So this is the engine torque is less than your mean torque. So अगर टर्निंग मोमेंट इज पॉजिटिव हो, यानी कि इंजन टॉर्क मोर देन मीन रेजिस्टिंग टॉर्क रहेगा, तो क्रैंकशाफ्ट एक्सेलरेट करेगा, एंड दैट वुड बी द वर्क डन बाय द स्टीम. सिमिलरली, इफ योर टर्निंग मोमेंट इज नेगेटिव, that means when the engine torque is less than the mean resisting torque, which is shown by points C and D, so your crankshaft retards and the work is done on the steam. So work done on the steam rahega. So if you represent this T as torque on the crankshaft at any instant, the T mean will be mean resisting torque. So what would be your accelerating torque? ये अगर आप ध्यान हो आपको, हमने ये ट्यूटोरियल 1 का क्वेश्चन नंबर 2 किया था एक्सेलरेटिंग टॉर्क के ऊपर, जहाँ पे हमने फ्लाईव्हील का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था.
कि एक्सीलरेटिंग जो भी आपका टी माइनस टी मीन रहता है, जो वट एवर द रेजिस्टिंग टॉर्क आपके पास अवेलेबल क्रैंकशाफ्ट का टॉर्क है, अगर आप उसमें से आप रेजिस्टिंग टॉर्क को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो वट एवर द टॉर्क इज गिवन टू अस दैट वुड बी नीडेड फॉर फ्लाईवील, वो फ्लाईवील को या तो एक्सेलरेट करेगा या वो डी एक्सेलरेट करेगा। दैट डिपेंड्स अपॉन कि जो टॉर्क आ रहा है वो वेदर पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। इफ इट इज पॉजिटिव तो आपका फ्लाईवील एक्सेलरेट करेगा एंड इफ इट इज नेगेटिव तो आपका फ्लाईवील डी एक्सेलरेट करेगा। सो यही यहाँ पे बताया गया, द एक्सेलरेटिंग टॉर्क ऑन द रोटेटिंग पार्ट्स ऑफ द इंजन इज T minus T mean. So if T minus T mean is positive, that means the flywheel accelerate, and if it is negative, the flywheel retards. So going to the formulas which will be required for this tutorial number 2. The coefficient of fluctuation of energy, that is the ratio of maximum fluctuation of energy to the work done per cycle. So how to calculate this work done per cycle and maximum fluctuation of energy, we'll see. So what is this work done per cycle? That is T mean into theta. What is this T mean into theta? That is the area of turning moment diagram. So the area of the turning moment diagram, that represents your work done per cycle, and you can calculate it as T mean into theta. Where theta is the angle turned, so वो आपने ध्यान रखना है, that should be in radians in 1 revolution. So it is 2 pi in case of steam engine and 2-stroke, and it is 4 pi in case of 4-stroke internal combustion engine. And you can represent T mean from the power as P into P by omega, so P into 60 upon 2 pi n. Now next is, you can also calculate the work done per cycle by using this formula P into 60 by n, where your small n, it is not L by R ratio, that represent your number of working strokes per minute, right? So here this n represent your number of working strokes per minute. So it is capital, it is n in case of steam engines, and it is n by 2 in case of 4-stroke internal combustion engines. Now let's see another thing is the I, moment of inertia, that is for the flywheel about its axis of rotation, and we can represent it as mk square. N1 and N2 represent your maximum and minimum speeds during the cycle in RPM, and your omega 1 and omega 2 represent the angular speeds during the cycle in radian per second. So how can you calculate this mean speed? That would be N1 plus N2 by 2. Right, so this is the mean speed, and similarly the mean angular speed would be omega 1 plus omega 2 by 2. Next is how to determine the coefficient of fluctuation of speed, which is very important for this tutorial. That the formula coefficient of fluctuation of speed, that is n1 minus n2 by n. Okay, the difference of maximum and minimum speed to the mean speed, that would be your coefficient of fluctuation of speed, and similarly you can represent it in terms of angular speed. Next is, what is the mean kinetic energy of the flywheel? So we know that flywheel stores the angular energy, the rotational energy. So it is half I omega square, and I is again mk square. Next, this fluctuation delta E is the maximum fluctuation of energy, which is the difference of maximum kinetic energy to the minimum kinetic energy. So delta E represents your maximum fluctuation of energy, right? So this is I omega square, omega 1 minus omega 2 by omega. You can represent it as maximum kinetic energy minus minimum kinetic energy as half I omega 1 square minus omega 2 square. And then from a square minus b square of formula, you can expand it into a plus b and a minus b, and then for further substitutions will lead to this equation I omega square cs or mk square omega square cs. So this is important, that you can represent the maximum fluctuation of energy as I omega square cs or mk square omega square cs, or you can also represent it as 2e cs, where E is your mean kinetic energy, which is half mk square, which is half I omega square. So this is your delta E. And again, if you replace this radius of gyration to the radius of the rim of the flywheel, so it will become mr square omega square cs, and then this r omega can be represented as mean linear velocity, tangential velocity. So it is mv square cs. So let's see the question number 1 and 2 based on these formulas. So
we would be needing the formula for work done per cycle. That would be T mean into theta, and then the mean speed, mean angular speeds, coefficient of fluctuation of speeds, what would be the mean kinetic energy, and the maximum fluctuation of energy, i.e. omega square Cs. So let's see question number 1 and 2. Okay, so this is your question number 1. Let me get your question number 1. Okay, so let's see question number 1, that we have a turning moment diagram for petrol engine which is drawn to the vertical scale of 1 mm. You can represent the vertical scale, 1 mm of vertical scale as 500 Newton meter, and horizontal scale as 3 degree 1 mm. Turning moment diagram repeats itself after every half revolution of the crankshaft. The areas above and below the mean torque line are 260 minus 580, 80 and so on in mm square. So area above and below mean torque line is given to you, right? You have to draw, first of all, you have to draw the turning moment diagram where the vertical axis represent your torque and turning moment, and your theta represents the horizontal axis represents your crank angle theta, and this repeats every half revolution. So at every from 0 to pi by 2, this will be 260, and then from pi by 2 to pi, it would be minus 580, or it would be negative of 580, and then so on. And then the what is given to you as the reciprocating parts, the mass of the reciprocating parts, the radius of gyration, and engine speed is given to you as 1600 rpm, which is your mean speed of the engine. So mean speed of the engine is given to you. You have to determine the coefficient of fluctuation of speed. So what is the coefficient of fluctuation of speed? That is, if you know the maximum and minimum speeds to the mean speed, that would give you the coefficient of fluctuation of speed. And what is given to you as mean speed is given to you, but you don't know the value of maximum speed and minimum speed. So you need to determine N1 and N2 value. So how to do this question? Let's see the solution. So this is the solution where A, B, C, D, E, F and G, these represents the areas which is given to you, 260 minus 580, 80 minus 380, 870, 250 mm square, and this your next horizontal axis, this is your crank angle. Now let's see the energy which is present at A. Let us denote this energy as A. This dash line represent your mean torque, because what is given to you as the area above and below the mean torque line. So this dash line represent your mean torque line. So this
this is the area above the mean torque line, and BC is the area below the mean torque line, and so on. So let us suppose that the energy at A is E only, the mean energy, right? Because we know that at the point A, the mean torque is T mean only. So the area would be E, the energy would be E at A. Now the energy would be at B would be E plus 260. Similarly, the energy at C would be the energy at B minus minus this 580. So what we are calculating is that, let us suppose that flywheel has a kinetic energy at A as E. So at B it would be E plus 260. Then at C it would be energy of B minus 5 of 80. Similarly at D it would be energy at C plus 80, and so on, calculated up to point G. So at G point we have find out that whatever the energy is available at E, the similar energy is available at G only. So from this we can find out that what is the maximum energy. We don't know the value of E, but by looking at the values in terms of E, we can also determine the maximum, and we can able to determine the maximum and minimum energy. So the maximum energy out of all these would be E plus 260. And what would be the minimum energy? It would be E minus 620. So the maximum fluctuation of energy would be maximum energy minus minimum energy. So E plus 260 minus E minus 620 into horizontal scale into vertical scale, that represents the total area of your work done per cycle of your turning moment diagram. So you know the maximum energy and minimum energy. अब आपने उस energy को, उस mm square को you have converted into horizontal scale and vertical scale, and this is the E maximum, which is the maximum fluctuation of energy, which is 23,038 Newton meter. Now, according to the formula, if you know the delta E, what you need to find out is, you need to find out this I omega square CS. So you know the value of m, you know the value of radius of gyration, you know the value of mean speed. ठीक है, आप वहाँ से mean speed से आप RPM से आप उसको convert कर सकते हैं angular in radian per second. So you can able to calculate this angular speed omega, and then you can find out this CS. So this CS is equals to your delta E upon mk square omega square. So this is the formula. This is the solution of question 1, that your K here, K is your nothing but CS, coefficient of fluctuation of energy. So it is delta E, where small e represent your delta E. So delta E upon I omega square, this is your CS. So E upon mk square omega square. So this K is 0.0034 or 0.34%. This is your coefficient of fluctuation of speed. Okay. Is the solution 1 is clear to you? Hello? Solution 1. आप लोगों को clear है solution 1? Yes, ma'am. Okay. अब में से कोई reply तो कर नहीं रहा है. So let's move to question number 2. One clear है ma'am. Clear है? Yes, ma'am. Okay. Let's see question number 2. देखते हैं question number 2 आप लोग कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं. Turning moment diagram of 4-stroke engine is assumed to be represented by 4 triangles. ठीक है, आपने एक turning moment diagram बनाना है जिसमें आपको 4 triangles given है. चारों ट्राइंगल्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपकी, जो 4 स्ट्रोक्स होते हैं, दैट इज योर सक्शन स्ट्रोक, योर कंप्रेशन स्ट्रोक, योर एक्सपेंशन स्ट्रोक एंड एग्जॉस्ट स्ट्रोक. ठीक है, उन सब के एरिया आपको गिवन है. 440 सक्शन का दिया हुआ है, कंप्रेशन का 1600 दिया है, एक्सपेंशन 7200 दिया है, एंड एग्जॉस्ट 660 mm स्क्वायर दिया हुआ है. Each mm square represent 3 Newton meter of energy. तो mm square आपको पता है कि 3 Newton meter energy
एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सो इफ द रेजिस्टिंग टॉर्क इज यूनिफॉर्म, दैट मीन्स अगर मीन टॉर्क यूनिफॉर्म है तो आपको डिटरमाइन करना है द मास ऑफ द रिम ऑफ द फ्लाईव्हील टू कीप द स्पीड बिटवीन 218 एंड 222 आरपीएम। दो स्पीड्स आपको दे रखी है, उन दोनों के बीच में ही फ्लाईव्हील की स्पीड होनी चाहिए। दैट मीन्स आपको मैक्सिमम स्पीड दी हुई है एज 222 आरपीएम एंड आपको मिनिमम स्पीड दी हुई है एज 218 आरपीएम, ठीक है। सो चार स्ट्रोक्स, चारों का एरिया N1 and N2 values are given to you and mean radius of rim to be as 1.25 मीटर। तो रेडियस जो है फ्लाईव्हील की रिम की 1.25 मीटर इज गिवन टू यू। आपको डिटरमाइन करना है कि व्हाट इज द मास ऑफ द फ्लाईव्हील। कैसे डिटरमाइन करेंगे आप मास ऑफ द फ्लाईव्हील? एनीवन? Okay, so if we see the formula, this delta E is equals to mk square omega